नमस्कार। टीसीएच पर आपका स्वागत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आजादी के पहले अपने शानदार सत्याग्रहों के लिए, चाहे वो बारडोली का सत्याग्रह हो, चाहे गुजरात में अलग अलग जगहों पे हुए दूसरे सत्याग्रह हो, उनमें जो शानदार लीडरशिप उन्होंने दी थी, उसके चलते उन्हें सरदार कहा गया था। और आजादी के बाद खास तौर पे राष्ट्रीय एकता के लिए जो राजे रजवाड़े थे, जो हिंदुस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे, उनको शामिल कराने के लिए और हिंदुस्तान को जैसा आज है वैसा हिंदुस्तान बनाने के लिए उनको कहा गया लौह पुरुष। एक ऐसे व्यक्ति जो किसी के सामने झुकते नहीं थे। सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये एक ऐसे दो व्यक्तित्व हैं जिनको लेकर सबसे ज्यादा बात होती है। अक्सर आप देखेंगे, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जो लोग हैं या उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो ये साबित करना चाहते हैं कि सरदार पटेल जो थे उनकी जवाहरलाल नेहरू से बिल्कुल पटती नहीं थी। और साथ में ये तो जोड़ा ही जाता है कि अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो क्या होता। इतिहास कौन क्या बनता, कैसे क्या होता, इससे कुछ तय नहीं होता है। सवाल तो यह भी पूछा जा सकता है कि अगर भगत सिंह फांसी पर नहीं चढ़े होते 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय अगर भगत सिंह होते, 40-45 साल के युवा होते, तो भारतीय राजनीति में उनकी क्या स्थिति होती। सवाल यह भी कहा जा सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अगर उनकी मृत्यु नहीं हुई होती उस हवाई हमले में, हवाई हादसे में, अगर वो होते आजादी के समय, तो क्या होता। सवाल तो कुछ भी किया जा सकता है। हालांकि वो जो कहानी है सरदार पटेल प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया वगैरह वगैरह, उसमें जो बातें बार बार की जाती हैं उसको लेकर मैं कई बार बात कर चुका हूं। कहा जाता है कि स्टेट कमेटी से बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जिसके पक्ष में वोट आए थे वो सरदार पटेल थे। पहली बात तो ये कि वो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं था। दूसरी बात ये कि चूंकि जवाहरलाल नेहरू 2 बार अध्यक्ष रह चुके थे कांग्रेस के, इसलिए लोगों को लगा, स्टेट कमेटीज को लगा कि इस बार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए। स्टेट कमेटीज ये नहीं समझ पा रही थी कि 1946 में वो कितना इंपॉर्टेंट टाइम था और उस समय न केवल महात्मा गांधी बल्कि कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप के ज्यादातर लोग इस बात को जानते थे कि लीड करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ही उचित हैं। इसीलिए सेंट्रल जो कार्यकारिणी थी उसने एक मत से जवाहरलाल नेहरू को चुना था। मैं बता चुका हूं कि सरदार पटेल की जो सबसे शानदार जीवनी मानी जाती है, राजमोहन गांधी ने लिखी है, उसमें एक पत्र का हवाला आता है जिसमें जबलपुर के एक बड़े कांग्रेस नेता को पत्र लिखते हैं सरदार पटेल, और उसके जवाब में वो लिखते हैं कि ये तो हम भी जानते थे कि देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ही बनना चाहिए। आपको वोट तो हमने अध्यक्ष बनने के लिए दिया था, हमें यह नहीं पता था कि जो इस समय अध्यक्ष बनेगा उसके प्रधानमंत्री बनने के, आजादी के पहले जो संयुक्त सरकार बनी थी उस सरकार को लीड करने की उम्मीद है। बाकी तो पूरा देश जानता था कि पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ही बनना है। और गांधी जी ने उसके पीछे ढेरों लॉजिक दिए थे, जिसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की समझ, युवा होना, यह सब महत्वपूर्ण था। युवा होना बहुत जरूरी बात थी। गांधी जी से सिर्फ 7 साल छोटे थे सरदार पटेल, नेहरू से काफी ज्यादा उम्र थी। नेहरू 1889 में पैदा हुए थे और सरदार पटेल पैदा हुए थे 1875 यानी 1875 में। तो 14 साल उनकी उम्र ज्यादा थी जवाहरलाल नेहरू के साथ। और दोनों के बीच जो रिश्ते थे उस पर मैं सिर्फ एक छोटी सी टिप्पणी करूं कि जब महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है उसके बाद सरदार पटेल के ऊपर आरोप लगने शुरू होते हैं। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और इस तरह के तमाम सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि चूंकि महात्मा गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की थी और गृह मंत्री थे सरदार पटेल, तो अगर उनकी हत्या हुई है तो उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो सरदार पटेल। इसको लेकर सरदार पटेल बेहद दुखी थे और रात को वो एक फैसला करते हैं कि वो एक पत्र लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू को और उस पत्र में अपना इस्तीफा दे देंगे। जवाहरलाल नेहरू के लिए वो पत्र ड्राफ्ट करते हैं, लेकिन उनके जो सेक्रेटरी थे वी शंकर, वो कहते हैं कि अगले दिन सुबह भेज देंगे, रात को भेजना उचित नहीं होगा। सुबह सरदार पटेल जब सोकर उठते हैं तो उनको पता चलता है कि नेहरू के यहां से, जवाहरलाल नेहरू के यहां से एक पत्र आया है। आसपास ही घर था, लेकिन उस जमाने में पत्र से बात होती थी। उस पत्र में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि अब तो बापू भी चले गए और बापू के जाने के बाद आप ही बचे हैं और मैं बचा हूं, तो हम मिलके काम करेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे साथ रहें। नेहरू को पता नहीं था कि वो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अपनी भावुकता में, अपने इमोशनल में हर आदमी अपने बड़े के पास जाता है। उम्र में सरदार पटेल बड़े थे
तो जवाहरलाल नेहरू ने इमोशनल होकर उनको खत लिखा कि आप हमारे साथ रहिए, हम दोनों मिलकर महात्मा गांधी के सपने को पूरा करेंगे। सरदार पटेल ने जब वो पत्र पढ़ा तो उनकी आंख भर आई। रात को लिखा हुआ पत्र उन्होंने फाड़ दिया और तुरंत पत्र लिखा कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। और उस दिन जब संसद में वो गए, उस समय संविधान सभा थी, संविधान सभा में वो गए तो वहां उन्होंने कहा, नेहरू इज माई लीडर। मैं आपको बताऊं, मैं लगातार पढ़ता रहता हूं, तो नेहरू जी के लिए सरदार पटेल जब पत्र लिखते थे तो लिखते थे डियर जवाहरलाल, लेकिन जब किसी और को पत्र लिखते थे और उसमें नेहरू जी का जिक्र आना होता था तो पंडित जी लिखते थे। यह था सम्मान। और नेहरू कभी सरदार पटेल को अपने घर नहीं बुलाते थे कि आप आइए, वो खुद पैदल चल के सरदार पटेल के घर पहुंच जाते थे, क्योंकि मैंने बताया कि उम्र ज्यादा थी सरदार पटेल की और दोनों के बीच इस तरह का परस्पर सम्मान का रिश्ता था। यह स्नेह और संबंध का रिश्ता था जो मुद्दा है आज के वीडियो का, वहां मैं आऊंगा। उसके पहले छोटी छोटी कुछ और घटनाएं। वर्किंग रिलेशन कैसा था अगर यह समझना हो तो मैं आपको बताऊं कि जब नथुराम गोडसे जेल में था तो महात्मा गांधी के जो पुत्र थे उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में गोडसे से बात की कि तुमने मेरे पिता की हत्या की वगैरह वगैरह, ये सारी कुछ बातें की। इमोशनल पत्र था। गोडसे होशियार आदमी था, उसने उस पत्र के जवाब में उनसे कहा कि आप आइए और मुझसे मिलिए, हम मिल के बात करेंगे। यह मिलने के लिए अनुमति जरूरी थी सरदार पटेल की। अब नेहरू जी को पत्र लिखा गया कि मिलने की अनुमति दे दीजिए। नेहरू जी ने उस पत्र पर कुछ भी नहीं लिखा, उसको सीधे सीधे सरदार पटेल को फॉरवर्ड कर दिया। हां, यह जरूर बता दिया कि वो इस मुलाकात के पक्ष में नहीं है। अब सोचिए, नेहरू प्रधानमंत्री थे, लेकिन चूंकि गृह मंत्रालय के अंदर यह सारा कुछ आता है, इसलिए अपनी तरफ से उन्होंने उसमें कोई आदेश नहीं दिया और यह कहा कि सरदार पटेल और उस समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे राजा जी, वो दोनों लोग मिलकर तय कर लेंगे। सी राजगोपालाचारी राजा जी कहते हैं उनको। और उसके बाद सरदार पटेल और सी राजगोपालाचारी ने यह तय किया कि यह मुलाकात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सरदार पटेल ने कहा कि उसने हत्या की है और हत्या करने के बाद एक बार भी रिपेंट नहीं किया है, अफसोस नहीं किया है, और ऐसे में अगर महात्मा गांधी के पुत्र आकर उनसे मिलते हैं तो वो जबरन का हीरो बनाना होगा। इस मुलाकात की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन यह निर्णय जवाहरलाल नेहरू ने पूरी तरह से सरदार पटेल के ऊपर छोड़ दिया। यह आपस का प्यार और आपस का वर्किंग रिलेशन था। हैदराबाद विलय को लेकर, बाकी सबको लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जब उस समय का आप पत्राचार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी कितनी मुस्तैदी से निभाते थे और दोनों एक दूसरे के लिए कितना सम्मान रखते थे। और इन सब के बीच में आरोप यह लगाया जाता है कि जब सरदार पटेल की मृत्यु हुई तो पंडित नेहरू उनके अंतिम संस्कार में नहीं गए। और यह आरोप कोई छोटे मोटे लोग नहीं लगाते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका बाकायदा बयान आ चुका है कि सरदार पटेल की अंतिम क्रिया में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं हुए। पहले तो यह आरोप ही बहुत शर्मनाक है, मैं इसका जवाब दे दूंगा, जवाब देना ही है। लेकिन जरा देख लेते हैं कि सरदार पटेल की मृत्यु हुई कैसे। और जब मैं कह रहा हूं सरदार पटेल की मृत्यु हुई कैसे, तो मैं जानता हूं कि आपको पता है कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई। हृदयाघात जिसको हिंदी में कहते हैं, दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई। लेकिन यह दिल का दौरा पड़ा कैसे? सरदार पटेल बीमार रहते थे, दिल की बीमारी उनको थी। 1942 में भी जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, जी वही 1942 जिसमें कांग्रेस, सरदार पटेल, नेहरू, गांधी, ये सारे लोग गिरफ्तार हुए थे और हमारे प्रधानमंत्री जी आरएसएस और बीजेपी के जो आदर्श हैं सावरकर, वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। उस 1942 में जब सरदार पटेल को गिरफ्तार किया गया, उस समय भी बहुत सारे लोग जब उनको छोड़ने आए थे तो उनके दिमाग में यही था कि पता नहीं अब पटेल के दर्शन दोबारा होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वो लगातार बीमार रहते थे। दांत की परेशानी थी, हृदय रोग था, बहुत तरह की उनको बीमारियां थी। और जब जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने की बात गांधी जी ने की थी और उसमें उम्र का मसला जोड़ा था, तो यही बात थी कि वो भी जानते थे कि सरदार पटेल बहुत स्वस्थ नहीं है। बाहर से वो कितने भी मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर से कमजोर हैं, और ऐसे में भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो लंबे समय तक चल पाए। आप जानते हैं अपनी जिद में जिन्ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई। उसके बाद लियाकत बने, उनकी हत्या हो गई और उसके बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी फैल गई। हिंदुस्तान के बारे में गांधी चाहते थे कि ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने जो स्वस्थ हो और लंबा जी सके। आप जानते हैं कि नेहरू जी 1947 में देश आजाद होता है और 1964 तक जिंदा रहते हैं।
जबकि सरदार पटेल 1949 में ही उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन उनको पहला दिल का दौरा कब पड़ा? उनको पहला दिल का दौरा तब पड़ा जब गोडसे ने और गोडसे के साथियों ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। महात्मा गांधी की हत्या का इतना बड़ा असर पड़ा उन पे, वो दुख में ऐसा डूबे कि उनको पहला दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद महीनों उनको मसूरी में रहना पड़ा स्वास्थ्य लाभ के लिए। यह पहला दिल का दौरा था उनका जिससे वो बेहद दुखी थे। भारत के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण वक्त था रियासतों के एकीकरण को लेकर। तब तक माउंटबेटन थे। आप जानते हैं कि माउंटबेटन शुरुआती दौर में हैदराबाद के साथ जो बातचीत हुई है, जितने समझौते कराने की कोशिशें हुई हैं, माउंटबेटन खुद करते हैं। मिशन विद माउंटबेटन एक किताब है एलन कैम्पबेल जॉनसन की, वो लेकर पढ़ लेनी चाहिए। उसमें काफी डिटेल में यह सारा कुछ दिया हुआ है। माउंटबेटन लगातार कोशिशें कर रहे थे, लेकिन सरदार पटेल डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे क्योंकि स्वास्थ्य लाभ के लिए वो मसूरी में थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन, वी शंकर, वीपी मेनन, ये सारे लोग बार बार जाते थे वहां पर उनसे राय करने के लिए, लेकिन सरदार पटेल की तबीयत चूंकि बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए वो पूरी तरह से खुल के उसमें हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। ये पहला दिल का दौरा था जिसके लिए जिम्मेदार वो लोग थे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो लोग किस विचारधारा से थे। इसके बाद उनको दिल का दौरा पड़ा और 15 दिसंबर 1950 को फाइनली उनकी डेथ हुई। वो लगातार बीमार चल रहे थे। डॉक्टर विधान चंद्र राय जो डॉक्टर भी थे और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी थे, वो उस समय आए। जब आए तो सरदार पटेल ने उनसे पूछा कि ये बताइए मैं बचूंगा या जाऊंगा? तो विधान चंद्र राय ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर आपको जाना होता तो मैं क्यों आता, यानी मैं आ गया हूं तो अब आप बच जाएंगे। लेकिन सरदार पटेल उससे कुछ खास प्रभावित नहीं दिखे। इलाज चलता रहा। दिसंबर का महीना था, दिल्ली में ठंड बहुत ज्यादा थी, तो कहा गया कि अगर सरदार पटेल को बंबई ले जाया जाए, वहां ठंड कम होगी तो शायद वो बच जाए। तो फाइनली डिसीजन हुआ कि उनको बंबई ले जाया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अलग से एक डकोटा प्लेन की, जिसको आजकल हम लोग चार्टर कहते हैं, एक अलग प्लेन की व्यवस्था की जिससे सरदार पटेल को बंबई ले जाया गया। जब वो बंबई जाने वाले थे तो उस प्लेन पर जो लोग विदा देने आए थे उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, उसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, उसमें और सारे लोग भी थे। उस समय की एक घटना है जो बताना बहुत जरूरी है। गाडगिल साहब मिलने आए। गाडगिल साहब जो पटेल के बहुत करीबी थे, वो मिलने आए। इसके पहले सारे लोग मिलने आ चुके थे। गाडगिल साहब जब आए मिलने तो सरदार पटेल की हालत बहुत खराब थी। सरदार पटेल ने उनका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी मतभेद हो जाए, पंडित जी का साथ मत छोड़ना, पंडित नेहरू का साथ मत छोड़ना। आप कल्पना कीजिए कि दोनों लोगों के बीच में किस तरह का लगाव था। मतभेद तो होते ही हैं। अगर दो लोग हैं, सोचने समझने वाले हैं, दोनों देश का भला चाहते हैं, तो दोनों को कई बार अलग रास्ते दिखते हैं। किसी को लगता है कि इस रास्ते से चलने से भला होगा, किसी को लगता है कि इस रास्ते से चलने से भला होगा। लेकिन प्रेम देखिए कि मौत दरवाजे पर खड़ी है और गाडगिल से वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी मतभेद हो जाए, कभी भी पंडित नेहरू का साथ मत छोड़ना। और जब नेहरू की बात चली है तो नेहरू पर कुछ किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। हम सोशल मीडिया को देखते हैं, टीवी न्यूज चैनल पर डिबेट देखते हैं, जो डिबेट कम और लड़ाई ज्यादा होती है। तो आपने भी लोगों को वहां यह कहते हुए सुना होगा कि जवाहरलाल नेहरू ऐसे थे, वैसे थे, उनके कपड़े लंदन धोने जाते थे, कश्मीर छोड़ रहे थे, सरदार पटेल को पीएम नहीं बनने दिया, यूएन की सीट छोड़ दी, हिंदी से नफरत करते थे और भी बहुत कुछ। लेकिन यह सब सही है या झूठ या फिर आधा सच? इन सब से पर्दा उठाने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक ऑडियो शो, पंडित नेहरू और सोशल मीडिया। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको नहीं पता होंगी, ये सब पता चल जाएंगी। इसको सुनिएगा जरूर ऑन कुकू एफएम। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां पर 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, जिनको आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। न्यू ईयर पे बहुत सारे लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि किताबें पढ़ना शुरू करेंगे। काफी लोग लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि पढ़ने की आदत छूट गई है। यहां आप किताबें सुन सकते हैं। एक आदमी ऑन एन एवरेज जो पढ़ने वाले हैं वो महीने में 2 किताबें कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन अगर आप कुकू एफएम पर किताबें सुनते हैं तो आप 5 किताबें एक महीने में पढ़ सकते हैं। कुकू एफएम का मंथली सब्सक्रिप्शन भी काफी कम है, सिर्फ 99 रुपीस। और अगर आप मेरा कूपन कोड TCH50 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको पहले महीने का सब्सक्रिप्शन केवल ₹49 में मिल जाएगा। यानी ₹49 खर्च करके आप 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स कुकू एफएम डाउनलोड करके
पढ़ सकते हैं। कुकू एफएम डाउनलोड करने का जो लिंक है वो पिन कमेंट में भी मैं दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो यहां से आप कुकू एफएम को डाउनलोड कीजिए और सिर्फ 49 रुपए खर्च करके 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स पढ़ सकते हैं, जिनमें एक ऑडियो बुक मैंने आपको आज रिकमेंड की, पंडित नेहरू और सोशल मीडिया। इसके बाद की कहानी आप लोग जानते हैं। वो बंबई में जाते हैं, पहले स्वास्थ्य थोड़ा सा सुधरना शुरू होता है, लेकिन फिर अचानक उनको एक और हार्ट अटैक आता है, एक और दिल का दौरा पड़ता है और उसके बाद लगभग तय हो चुका था कि सरदार पटेल को अब बचाया नहीं जा सकता। और फाइनली 15 दिसंबर 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल ने अपनी आखिरी सांस ली। अगर देखेंगे तो शुक्रवार का दिन था, शुक्रवार के दिन ही हत्यारों ने गांधी की भी हत्या की थी। गांधी और पटेल के क्या संबंध थे वो बताने की जरूरत नहीं है, और इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन अलग अलग तरीके से मैं बताता ही रहता हूं। गांधी और पटेल के बीच का रिश्ता बड़े भाई छोटे भाई जैसा भी था, बाप बेटे जैसा भी था और बहुत अच्छे दोस्त जैसा भी था। हंसी मजाक सब उनके बीच में खूब होता था। अगर आप मेरी किताब उसने गांधी को क्यों मारा पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में मैंने ये सारा कुछ बताया है। तो सरदार पटेल की मृत्यु मुंबई, आज का मुंबई, उस समय बंबई कहते थे, बंबई में हुई 15 दिसंबर 1950 को। और उसके बाद यह किस्सा फैलाया गया कि पंडित नेहरू जो हैं वहां गए नहीं। मुंशी एक लेखक हैं, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जो हैदराबाद में उनको भेजा गया था। हैदराबाद की एकता जिस समय हो रही थी, उनको रेजिडेंट बना के भेजा गया था, बाद में मंत्री रहे। उन्होंने लिखा कि नेहरू ने सारे मंत्रियों को मना किया था कि वो सरदार पटेल की अंत्येष्टि में ना जाएं। पहले तो ये बता दूं, ये कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी कौन है? ये कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी वो हैं जो बाद में विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक बने। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उनकी वैचारिक विचारधारा क्या है। और जब लोग हिंदू महासभा में चले गए, जब लोग यहां वहां चले गए, तब सबको नेहरू का दोष याद आया। उस दिन किसी ने यह बयान नहीं दिया था। नेहरू ने यह बयान क्यों दिया था? नेहरू ने क्यों कहा था, मंत्रियों को क्यों मना किया था कि ना जाएं? कारण था उसका। कारण यह था कि 1950 में देश की हालत जिस तरह की थी, सारे लोग अगर दिल्ली छोड़ के बंबई चले जाते 2 दिन के लिए तो सरकार के कामकाज पर असर पड़ता। अगर दिल्ली में सरदार पटेल की डेथ हुई होती तो इस तरह का कोई आदेश निकालने की, और आदेश नहीं, उन्होंने सिर्फ सलाह दी थी कि आप लोग यहां रहकर काम कीजिए। नेहरू वो हैं जो आराम हराम है कहते थे, यानी 24 घंटे काम में लगे रहते थे, और वो ये उम्मीद बाकी सबसे भी करते थे। दूसरी बात यह कि जवाहरलाल नेहरू खुद तो गए थे। प्रधानमंत्री जो होता है वो पूरी सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो जवाहरलाल नेहरू खुद तो गए थे। 1 मिनट, आपको वो याद आ रहा होगा कि मोदी जी का बयान जो मैंने लगाया था कि जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे सरदार पटेल की अंत्येष्टि में। सॉरी, यह बयान दुर्भाग्य से पूरी तरह से गलत है। स्क्रीन पे आप देख चुके होंगे, इस बयान के साथ जो वीडियो चल रहा था वो आप देख चुके होंगे। उस वीडियो में साफ साफ जवाहरलाल नेहरू नजर आते हैं आपको सरदार पटेल की अंत्येष्टि में। उसके बाद यह अखबार देख लीजिए। इस अखबार में जो खबर छपी है, टाइम्स ऑफ इंडिया के उस दिन के अखबार में जो खबर छपी है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू दोनों अंत्येष्टि में आए थे, मौजूद थे। और उसके बाद एक और फोटो देख लीजिए। तो मेरे ख्याल से ये 3 सबूत काफी हैं, वीडियो, उस दिन के अखबार की रिपोर्ट और ये फोटो, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद उस अंत्येष्टि में गए थे। और दूसरा मामला यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने मना किया था। देखिए, आजादी की लड़ाई जब चल रही थी, ये सब लोग एक साथ जेल जाते थे, एक साथ कांग्रेस पार्टी में थे और बराबर थे। लेकिन डेमोक्रेसी लागू होने के बाद, लोकतंत्र के लागू होने के बाद, एक संविधान बनने के बाद एक हायरार्की बनती है, ऊपर और नीचे। और उस हायरार्की में सबसे ऊपर कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो राष्ट्रपति थे, और नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल मंत्री थे। तो सजेशन यह दिया जवाहरलाल नेहरू ने कि राष्ट्रपति का एक मंत्री या मंत्रिपरिषद के सदस्य के अंत्येष्टि में जाना जो है वो उचित नहीं होगा। ये जो परंपराएं बारो की गई थी, ये जो लोकतांत्रिक परंपराएं बारो की गई थी, वहां से ली गई हैं। आप बताइए, आज अगर किसी मंत्री की डेथ हुई, और बीसियों एग्जाम्पल दे दूंगा, तो क्या उसमें राष्ट्रपति जाते हैं? नहीं जाते हैं। हालांकि यहां पर नेहरू से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो भावना थी राजेंद्र प्रसाद के अंदर, उस भावना को आप कैसे रोक सकते हैं? चलो, राष्ट्रपति बन गया, कोई गृह मंत्री बन गया, लेकिन आजादी की लड़ाई में तो कंधे से कंधे मिलाकर ये सारे लोग थे। राजेंद्र प्रसाद जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जब सरदार पटेल की चिता जल रही थी,
तो राजेंद्र प्रसाद के मुंह से जो शब्द निकले थे मैं दोहरा देना चाहता हूं। वो कहते हैं कि दुनिया की कोई अग्नि सरदार पटेल की प्रसिद्धि को जला नहीं सकती। तो यह भाव था, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं उनकी बात मानी और वो गए, और कोई आदेश नहीं था, उन्होंने सिर्फ वो डेमोक्रेटिक परंपरा निभाई थी, और खुद तो वो गए ही थे। और खुद गए ही नहीं थे, जो बयान है नेहरू का वो आप अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उस समय किस तरह की श्रद्धांजलि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। उन्होंने लिखा था कि इतिहास के तमाम पन्नों में दर्ज होंगे, यानी आजादी की लड़ाई का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसके जितने पन्ने होंगे सारे पन्नों में सरदार पटेल दर्ज होंगे। और उसके बाद उन्होंने लिखा था कि रियासतों की एकता का जो महान काम उन्होंने किया है वो हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई किसी को क्या दे सकता है। तो पहली बात तो यह कि वो बयान गलत है कि जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे सरदार पटेल की अंत्येष्टि में। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि मंत्रियों को जो उन्होंने मंत्रणा जारी की थी न जाने की, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जो कहा था उसका कारण क्या था, उसमें किसी के अपमान की बात नहीं थी। अगर अपमान करना होता तो खुद ही नहीं गए होते, जबरदस्ती कौन ले जा सकता है किसी को। लेकिन जवाहरलाल नेहरू न केवल जब सरदार पटेल निकले हैं दिल्ली से तो उनके विमान पर उनको छोड़ने आए थे, विदा करने आए थे, बल्कि जब उनका फ्यूनरल हुआ है, अंत्येष्टि हुई है, तो वहां पर उपस्थित थे। और जब सवाल का जवाब दे दें तो सवाल पूछ भी लेने चाहिए। अब मैं सवाल पूछता हूं कि सावरकर उस समय जिंदा थे, वो क्यों नहीं गए थे सरदार पटेल की अंत्येष्टि में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्यों नहीं गए थे सरदार पटेल की अंत्येष्टि में? ये जो इनका पूरा कुनबा है वो क्यों नहीं गया था सरदार पटेल की अंत्येष्टि में? और जैसे मैंने आज तक के मंच पे पूछा था, यहां भी पूछ रहा हूं कि लाओ दिखा दो फोटो कि सावरकर कहां खड़े हैं उनकी अंत्येष्टि में उनको प्रणाम करते हुए। दिखाओ फोटो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां पर कहां खड़े हैं। जब तुम्हारे अपने लोग नहीं गए थे वहां पे तो तुम होते कौन हो, नेहरू या किसी और से सवाल पूछने वाले? लेकिन दुनिया है, सब चलता है, ऐसा कर दिया गया है कि वो सवाल पूछते रहे और हम जवाब देते रहे। मैं इसको बदलना चाहता हूं। इसीलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे कि नेहरू सरदार पटेल की अंत्येष्टि में नहीं गए थे तो पलट के उससे पूछिए कि पहले यह बताओ कि सरदार पटेल की अंत्येष्टि में सावरकर क्यों नहीं गए थे? वो तो वहीं बंबई में रहते थे, आधे घंटे का रास्ता था। और यकीन जानिए जवाब नहीं मिलेगा। तो सिर्फ सवालों का जवाब मत दीजिए, सवाल पूछना भी सीखिए मेरे साथ। और इसके लिए मेरे साथ खड़े होइए, हमारे चैनल से जुड़िए और लगातार अपने सवाल भी कमेंट्स में पूछते रहिए ताकि इस तरह के मुद्दों पर मैं लगातार वीडियोस बना सकूं, आप तक पहुंचा सकूं वो हकीकत जिसको अब छुपाने की